नमस्कार, दोपहर समाचार में आपका स्वागत है। सरकार ने जियो स्पेशल संबंधी दिशा निर्देश जारी किए। प्रधानमंत्री ने आत्मनिर्भर भारत के विजन को साकार करने की दिशा में इसे बड़ा कदम बताया। राष्ट्रीय राजमार्गों पर फास्टैग आज आधी रात से अनिवार्य। देश में कोविड-19 से स्वस्थ होने की दर 97.29% हुई। भारत से भेजी गई कोविड वैक्सीन की 8,70,000 खुराक कल मैक्सिको पहुंची। संयुक्त राष्ट्र ने म्यांमार के प्रमुख शहरों में बल प्रयोग पर गहरी चिंता व्यक्त की। और खेलों में चेन्नई क्रिकेट टेस्ट मैच में भारत ने इंग्लैंड के खिलाफ दूसरी पारी में ताजा समाचार मिलने तक 8 विकेट पर 221 रन बना लिए हैं। विश्व के नंबर 2 खिलाड़ी राफेल नडाल ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस टूर्नामेंट के क्वार्टर फाइनल में पहुंचे। दोपहर समाचार में मुकेश कुमार के साथ मैं कनकलता। कोविड महामारी से देश एकजुट होकर लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के 3 आसान उपायों का संकल्प लें। मास्क पहनें, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जियो स्पेशल आंकड़े जुटाने और तैयार करने की प्रक्रिया के लिए नीतियों को उदार बनाने के फैसले की सराहना की है। श्री मोदी ने एक ट्वीट में कहा कि जियो स्पेशल संबंधी दिशा निर्देश जारी होना आत्मनिर्भर भारत के विजन को साकार करने की दिशा में महत्वपूर्ण प्रयास है। प्रधानमंत्री ने कहा कि इस फैसले से डिजिटल इंडिया मिशन को बढ़ावा मिलेगा। श्री मोदी ने कहा कि ये सुधार देश के स्टार्टअप्स, निजी तथा सार्वजनिक क्षेत्र और अनुसंधान संस्थानों के लिए नवाचार और श्रेष्ठ समाधान उपलब्ध कराने के अवसर खोलेंगे। इससे रोजगार मिलेंगे और देश की आर्थिक वृद्धि को बढ़ावा भी मिलेगा। विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी मंत्री डॉ हर्षवर्धन ने कहा कि नए जियो स्पेशल दिशा निर्देश आत्मनिर्भर भारत के प्रधानमंत्री के विजन को साकार करने में प्रेरक की भूमिका निभाएंगे और $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था का लक्ष्य हासिल करने में मदद करेंगे। दिशा निर्देश जारी करने के बाद डॉ हर्षवर्धन ने संवाददाताओं को बताया कि इनसे स्टार्टअप और मैपिंग इनोवेटर को बढ़ावा मिलेगा। इससे छोटे कारोबारी सशक्त होंगे। Surveying and mapping are vital in planning, development services and governance in all sectors. These new guidelines shall significantly benefit diverse sectors of the economy and enhance preparedness of the country for the emergency responses also. डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि मानचित्र और सटीक जियो स्पेशल आंकड़े नदियों को जोड़ने और औद्योगिक गलियारों के निर्माण जैसे राष्ट्रीय ढांचागत परियोजनाओं के लिए महत्वपूर्ण है। पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने इसे देश में मानचित्र बनाने की प्रक्रिया को नियंत्रण मुक्त करते हुए जियो स्पेशल क्षेत्र की संभावनाओं का लाभ उठाने के लिए ऐतिहासिक निर्णय बताया। हमारे संवाददाता ने बताया है कि अब तक जियो स्पेशल संबंधी अनेक आंकड़े प्रतिबंधित क्षेत्रों में ही इस्तेमाल किए जाते थे, लेकिन अब समुचित नीति और दिशा निर्देश तैयार होने से ये स्वतंत्र और सार्वजनिक रूप से उपलब्ध होंगे। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा है कि मोदी सरकार असम की प्रगति के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। डॉक्टर जयशंकर ने आज गुवाहाटी में संवाददाताओं से बातचीत में कहा कि निवेश के लिए अच्छे बुनियादी ढांचे की जरूरत होती है और केंद्र सरकार ये सुविधा राज्य को उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है। विदेश मंत्री ने आशा व्यक्त की कि म्यांमार में तख्ता पलट के कारण विकास परियोजनाएं प्रभावित नहीं होंगी। इससे पहले डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि कोविड महामारी के दौरान फंसे लोगों को निकालने के लिए वंदे भारत मिशन सबसे बड़े अभियान के रूप में चलाया गया। गुवाहाटी में एक्ट ईस्ट पॉलिसी पर आयोजित कार्यक्रम में डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि भारत और जापान की साझेदारी असम के लिए लाभदायक हो सकती है। विदेश मंत्री और भारत में जापान के राजदूत सातोशी सुजुकी ने आज गुवाहाटी के खरगुली में चल रही जल आपूर्ति परियोजना का निरीक्षण किया। दोनों ने परियोजना से संबंधित अधिकारियों से विस्तार से बातचीत की। जापान के सहयोग से गुवाहाटी में स्वच्छ जल उपलब्ध कराने के लिए ये परियोजना चल रही है। ये अगले साल तक पूरी हो जाएगी। इससे पहले डॉक्टर जयशंकर और श्री सुजुकी कामाख्या मंदिर भी गए। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि विविधता में एकता भारतीय लोकतंत्र की खूबसूरती है और इसे अनूठी खूबी केवल भारत में ही मिलती है।
उन्होंने कहा कि भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और विविधता लोकतंत्र को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इस वर्ष गणतंत्र दिवस परेड का बेस्ट मार्चिंग कंटिजेंट अवार्ड प्रदान करते हुए रक्षा मंत्री ने सेना और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों की सराहना की। उन्होंने कहा कि गणतंत्र दिवस राष्ट्रीय पर्व है जो दुनिया को हमारी सैन्य शक्ति की प्रगति की झलक दिखलाता है। बेस्ट मार्चिंग कंटिजेंट के रूप में अवार्ड हासिल करना कितना हार्ड कॉम्पिटिटिव ये होता है आप सभी लोग देखते ही हैं। इसका सहज ही आप लोग अनुमान लगा सकते हैं। तो आज के अवसर पर मैं समझता हूं कि इससे ज्यादा कुछ कहने की जरूरत नहीं है। एमंग्स द ऑक्सिलरी फोर्सेस और हमारी सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस इनके बीच बेस्ट मार्चिंग कंटिजेंट का अवार्ड हासिल करना, ट्रॉफी हासिल करना, ये कोई छोटी बात नहीं है। इसके लिए जहां पर मैं अपनी जाट रेजिमेंट जिसने कि बेस्ट मार्चिंग कंटिजेंट के रूप में अवार्ड हासिल किया है उसको भी बधाई देता हूं और दिल्ली पुलिस को भी इस अवार्ड के लिए अपनी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए अपना निवेदन समाप्त करता हूं। केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के लिए श्रेष्ठ दस्ते का पुरस्कार ग्रहण करने के बाद दिल्ली पुलिस के संयुक्त आयुक्त रॉबिन हिबू ने आकाशवाणी से विशेष बातचीत में इसे गौरव का पल बताया क्योंकि दिल्ली पुलिस को 14 वर्ष के बाद ये पुरस्कार मिला है। We have achieved it after 14 years. We have done exceptionally very, very hard work. Even we ensured that every morning, not only we allowed the Jawan to practice, even the senior officer, including special commissioner, including the commissioner of police, they used to come on the Rajpath, see the parade from the top, from the hand movement, from the your AD movement, your ankle movement, and the dressing up sense. जाट रेजिमेंट को सैन्य श्रेणी में श्रेष्ठ मार्चिंग दस्ते का पुरस्कार दिया गया। आकाशवाणी से विशेष बातचीत में ब्रिगेडियर आदर्श के बुटैल ने कहा कि इस वर्ष की परेड के लिए जाट रेजिमेंट ने काफी मेहनत की। कपड़ा मंत्री स्मृति ईरानी ने आज वाणिज्यिक पटसन बीज वितरण योजना की शुरुआत की। भारतीय पटसन निगम ने 2021-22 के लिए 1000 मीट्रिक टन प्रमाणित पटसन बीजों के वाणिज्यिक वितरण के लिए पिछले वर्ष राष्ट्रीय बीज निगम के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। स्मृति ईरानी ने देश में पटसन किसानों की सहायता करने के लिए केंद्र के कार्यों का उल्लेख करते हुए कहा कि पटसन से बनी चीजों में अनिवार्य रूप से पैकेजिंग के केंद्र के फैसले से 4 लाख से अधिक किसानों को प्रत्यक्ष रूप से लाभ होगा। कृषि विभाग और टेक्सटाइल विभाग के बीच में समन्वय को और भी सशक्त किया गया और अगस्त 2020 में जो सिलसिला शुरू हुआ था 60 मेट्रिक टन सीड्स का, वो बढ़कर अगस्त 2020 में संकल्प नया स्थापित हुआ 10,000 क्विंटल हाई यील्ड वेराइटी सर्टिफाइड सीड्स का। आज ये कहते हुए मैं अभिभूत हूं कि आपके इन प्रयासों की वजह से देश के 5 लाख जूट किसानों को फायदा होगा। कृषि विभाग की ओर से टेक्सटाइल मंत्रालय के समन्वय हेतु अगर आज एमएसपी ऑपरेशन की भी बात करें तो ये कहना उचित होगा कि साल 2014-15 में जूट में एमएसपी 2,400 रुपए था, जो बढ़ के साल 2020-21 में 4,225 रुपए हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल दिन में 11 बजे वर्चुअल माध्यम से उत्तर प्रदेश के बहराइच में महाराजा सुहेलदेव स्मारक और चित्तौरा झील के विकास कार्य की आधारशिला रखेंगे। ये समारोह महाराजा सुहेलदेव की जयंती के अवसर पर आयोजित किया जा रहा है। इस दौरान उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी उपस्थित रहेंगे। महाराजा सुहेलदेव की देशभक्ति और देश सेवा सभी के लिए प्रेरणा स्रोत है। इस स्मारक स्थल के विकास से देश महाराजा सुहेलदेव की वीर गाथा से बेहतर ढंग से परिचित हो सकेगा और पर्यटकों की संख्या भी बढ़ेगी। राष्ट्रीय राजमार्गों पर टोल प्लाजा के सभी लेन आज आधी रात से फास्टैग लेन घोषित हो जाएंगे। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने कहा है कि शुल्क का भुगतान डिजिटल मोड में करने को बढ़ावा देने, प्रतीक्षा समय और ईंधन खर्च कम करने तथा शुल्क प्लाजा के जरिए निर्बाध यात्रा उपलब्ध कराने के लिए ये कदम उठाया गया है। FASTag will ensure that non-stop movement will happen at all toll plazas, and there will be cashless payment. There will be very limited traffic congestion. In fact, traffic congestion will be totally eliminated. The commute time will go down. The consumers will get the toll statements, the money they have paid at all the toll stations, in an electronic fashion whenever they require. And there will be lower operating costs for the toll operators, which will again transform into less cost for government and to the public. And there will be better control on the revenues being earned by the concessionaires for auditing purposes.
so that there is no pilferage by the operators. And government will also benefit. The entire country will in fact benefit through less pollution by lesser congestion on the national highways. राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क 2008 के अनुसार शुल्क प्लाजा के फास्टैग लेन में बिना फास्टैग के या बिना वैध फास्टैग के प्रवेश करने पर उस श्रेणी के लिए लागू शुल्क का दोगुना जुर्माना देना पड़ेगा। मंत्रालय ने इस वर्ष 1 जनवरी से एम और एन श्रेणी के मोटर वाहनों में फास्टैग लगाना अनिवार्य कर दिया था। श्रेणी एम के अंतर्गत कम से कम 4 पहियों वाले वे वाहन आते हैं जिनका इस्तेमाल यात्रियों को लाने ले जाने के लिए किया जाता है। एन श्रेणी के अंतर्गत सामान ले जाने के लिए इस्तेमाल होने वाले कम से कम 4 पहिया मोटर वाहन शामिल हैं। ऐसे वाहन सामान के अलावा यात्रियों को भी ले जा सकते हैं। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक इरादा करते हैं, चलो खुद से वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। देश में अब तक 82,85,000 से अधिक लोगों को कोविड का टीका लगाया जा चुका है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि पिछले 24 घंटों में 21,000 से अधिक लोगों को कोविड टीके लगाए गए। इस बीच देश में कोविड से स्वस्थ होने की दर 97.29% हो गई है। कल 9,000 से अधिक लोग कोविड से स्वस्थ हुए। मंत्रालय ने बताया कि अब तक इस बीमारी से 1 करोड़ 6 लाख से अधिक मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। इस समय सक्रिय मामलों की संख्या 1,39,637 है, जो कुल मामलों का केवल 1.28% है। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद के अनुसार देश की विभिन्न प्रयोगशालाओं में अब तक 20 करोड़ 67 लाख से अधिक लोगों की कोरोना जांच हो चुकी है। पिछले 24 घंटों में 4,86,000 लोगों की कोविड जांच की गई। कर्नाटक के स्वास्थ्य और चिकित्सा मंत्री डॉक्टर के सुधाकर ने ट्वीट में कहा है कि राज्य में अब तक 4,09,000 स्वास्थ्य कर्मियों और 86,798 अग्रिम पंक्ति के कार्यकर्ताओं को कोविड का टीका लगाया जा चुका है। उन्होंने कहा कि आज से कोविड के टीके की दूसरी खुराक दी जा रही है। कल राज्य में कोविड के 414 नए मामले सामने आए हैं और संक्रमण से 2 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है। राज्य में कोविड संक्रमण की दर 0.68% रह गई है, जबकि मृत्यु दर 0.48% है। राजस्थान में आज से स्वास्थ्यकर्मियों को कोविड टीके लगाने का दूसरा दौर चल रहा है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि स्वास्थ्य कर्मियों और अग्रिम पंक्ति के कार्यकर्ताओं के टीकाकरण का लक्ष्य पूरा करने के लिए सत्रों की क्षमता बढ़ाई गई है। जिन स्वास्थ्य कर्मियों को 16 जनवरी से पहला टीका लगाया गया था, अब उन्हें दूसरा टीका लगाया जाएगा। इसके अलावा इस सप्ताह सामाजिक न्याय व अधिकारिता विभाग, कृषि विभाग तथा प्राथमिक शिक्षा के करीब 2 लाख अधिकारियों, कर्मचारियों और शिक्षकों को भी कोरोना टीका लगाया जाएगा। चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा ने बताया कि इस सप्ताह उन स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं और फ्रंटलाइन वर्कर्स का भी टीकाकरण होगा जिन्हें अब तक कोरोना वैक्सीन की पहली डोज नहीं दी गई है। स्वास्थ्य विभाग द्वारा कोरोना टीकाकरण केंद्रों की क्षमताओं का विस्तार भी किया जा रहा है और अब चुनिंदा सत्रों में 300 से 500 लाभार्थियों को टीका लगाया जाएगा। प्रदेश में अब तक 6,09,000 से ज्यादा लोगों को कोरोना वैक्सीन दी जा चुकी है। जितेंद्र द्विवेदी, आकाशवाणी समाचार, जयपुर। बिहार में कोविड-19 टीकाकरण के लिए आधार कार्ड को अनिवार्य बनाया गया है। टीकाकरण पंजीकरण के समय आधार कार्ड दिखाना होगा। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने कहा है कि ये कदम कोविड टीकाकरण में हेराफेरी रोकने के लिए उठाया गया है। श्री पांडे ने कहा कि जिला प्रशासन को इस संबंध में निर्देश दे दिए गए हैं। राज्य सरकार ने आज से स्वास्थ्यकर्मियों को कोविड का दूसरा टीका देना शुरू कर दिया है। राज्य में अभी तक 4,92,321 स्वास्थ्यकर्मियों और अग्रिम पंक्ति के कार्यकर्ताओं का टीकाकरण किया जा चुका है और प्रदेश के किसी भी हिस्से से टीके के दुष्प्रभाव की कोई खबर नहीं है। राज्य में अब तक 2,59,591 रोगी कोविड संक्रमण से ठीक हो चुके हैं। आगे बढ़ने से पहले मुख्य समाचारों पर एक नजर। सरकार ने जियो स्पेशल संबंधी दिशा निर्देश जारी किए।
प्रधानमंत्री ने आत्मनिर्भर भारत के दृष्टिकोण को साकार करने की दिशा में इसे बड़ा कदम बताया। राष्ट्रीय राजमार्गों पर फास्टैग आज आधी रात से अनिवार्य। देश में कोविड से स्वस्थ होने की दर 97.29% हुई। भारत से भेजी गई कोविड वैक्सीन की 8,70,000 खुराक कल मैक्सिको पहुंची। संयुक्त राष्ट्र ने म्यांमार के प्रमुख शहरों में बल प्रयोग पर गहरी चिंता व्यक्त की। और खेलों में चेन्नई क्रिकेट टेस्ट मैच में भारत ने इंग्लैंड के खिलाफ दूसरी पारी में ताजा समाचार मिलने तक 8 विकेट पर 221 रन बनाए। विश्व के नंबर 2 खिलाड़ी राफेल नडाल ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस टूर्नामेंट के क्वार्टर फाइनल में पहुंचे। भारत से भेजी गई कोविड वैक्सीन की 8,70,000 खुराक कल मैक्सिको पहुंच गईं। मैक्सिको सरकार टीकाकरण अभियान के अगले चरण में बुजुर्गों को प्राथमिकता के आधार पर टीके लगाने की तैयारी कर रही है। विदेश मंत्री मार्सेलो एब्राड ने संवाददाता सम्मेलन में बताया कि कल 4,94,000 वैक्सीन की दूसरी खेप पहुंचने की संभावना है। मैक्सिको ने भारत से कुल 20 लाख टीके आयात करने का फैसला किया है। मैक्सिको विश्व के उन देशों में से है जहां महामारी से सबसे अधिक मृत्यु हुई हैं। देश में दिसंबर में स्वास्थ्य कर्मियों के लिए टीकाकरण अभियान शुरू किया गया था, लेकिन वैक्सीन की कमी के कारण लक्ष्य को पूरा नहीं किया जा सका। उत्तर प्रदेश में सभी डिग्री कॉलेज, राजकीय और प्राइवेट विश्वविद्यालय तथा अन्य शैक्षणिक संस्थान आज से सामान्य रूप से खुल गए हैं। उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा विभाग ने एक पत्र में सभी प्राइवेट और राज्य विश्वविद्यालयों के कुलपतियों और निदेशकों से कहा है कि वे आज से सामान्य कार्य शुरू कर दें। उधर छत्तीसगढ़ में भी 9वीं और 12वीं कक्षा के स्कूल आज से फिर खुल गए। सभी शैक्षणिक संस्थानों से कोविड मानकों का पालन करने को कहा गया है। छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने 10वीं और 12वीं कक्षा की बोर्ड परीक्षाओं की तारीखों की घोषणा कर दी है। इसके अनुसार कक्षा 10 की बोर्ड परीक्षाएं 15 अप्रैल से और कक्षा 12 की परीक्षाएं 3 मई से शुरू होंगी। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कहा है कि केंद्र शासित प्रदेश में 28,400 करोड़ रुपए की नई औद्योगिक विकास योजना लागू होने से निवेशकों की उम्मीदें बढ़ी हैं। उपराज्यपाल ने कहा कि पिछले 18 महीनों के दौरान सामाजिक और आर्थिक विकास में तेजी आई है। उन्होंने कहा कि 3-4 महीनों के दौरान 54,000 करोड़ रुपए लागत की विभिन्न परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है और प्रदेश में अगले 4 वर्ष के दौरान 3500 मेगावाट बिजली का उत्पादन कर अतिरिक्त ऊर्जा पैदा करने का लक्ष्य रखा गया है। उपराज्यपाल ने कहा कि जमीनी स्तर तक लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए जिला विकास परिषद और त्रिस्तरीय पंचायत प्रणाली का चुनाव निष्पक्ष कराया गया, जो केंद्र शासित प्रदेश में विकास का मार्ग प्रशस्त करेगा। भारतीय जनता पार्टी ने असम में होने वाले राज्यसभा के उपचुनाव और तेलंगाना में द्विवार्षिक राज्य विधान परिषद के चुनाव के लिए अपने उम्मीदवारों के नामों को अंतिम रूप दे दिया है। पार्टी ने असम से राज्यसभा के उपचुनाव के लिए बिवजित डेमरी को और तेलंगाना में राज्य विधान परिषद के द्विवार्षिक चुनाव के लिए एन रामचंद्र राव और गुज्जुला प्रेमेंदर रेड्डी को उम्मीदवार बनाने का फैसला किया है। सरकार बच्चों में सकारात्मक विचार और अच्छे व्यवहार को बढ़ावा देने के उद्देश्य से खिलौनों और खेलों के उपयोग पर जोर दे रही है। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति में इन महत्वपूर्ण पहलुओं पर विशेष ध्यान केंद्रित किया गया है। प्रोफेसर पवन सुधीर ने आकाशवाणी से विशेष बातचीत में कहा कि खिलौने और खेल बच्चों में सीखने की क्षमता को बढ़ाने और समस्या को सुलझाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। नई शिक्षा नीति 2020 में खेलों के माध्यम से सीखने को, कला माध्यमों से सीखने को बहुत ही महत्व दिया गया है, क्योंकि खेल और कलाएं सीखने के लिए न केवल एक असरदार माध्यम सिद्ध होंगी, बल्कि बहुत ही आनंददायी भी होंगी, जिससे बच्चों के मन का, हमारे स्कूल के पूरे पर्यावरण का एक अलग ही रूप देखने को मिलेगा। प्रोफेसर पवन सुधीर ने कहा कि शिक्षा की गुणवत्ता को बनाए रखने में खेल के तरीके और कला आधारित शिक्षा को बढ़ावा देने की आवश्यकता है। एनसीईआरटी ने इस प्रक्रिया में एक समूह का जोड़ किया है, गठन किया है, ताकि हम लोग एक विधिवत तरीके से खेलों को किस तरह से शिक्षा शास्त्र का हिस्सा बनाएं, इसे डिजाइन कर सकें। कर्नाटक में बेंगलुरु के निकट भारतीय बागवानी अनुसंधान संस्थान ICAR के अंतर्गत अनुसंधान संस्थान के रूप में कार्य कर रहा है। इस संस्थान ने युवा उद्यमियों को तकनीकी सहायता उपलब्ध कराकर स्टार्टअप इंडिया प्रोग्राम को लागू करने में अग्रणी भूमिका निभाई है।
संस्थान के निदेशक डॉक्टर MR दिनेश ने बताया कि पिछले 6 महीनों में 200 स्टार्टअप्स को प्रोत्साहित किया गया है। दिल्ली पुलिस ने विवादास्पद टोलकिट दस्तावेज के संबंध में पहली गिरफ्तारी की है। स्वीडन की पर्यावरण कार्यकर्ता ग्रेटा थुनबर्ग ने इस संबंध में ट्वीट किया था। पुलिस ने कल बेंगलुरु से 21 वर्षीय कार्यकर्ता दिशा रवि को गिरफ्तार किया। उसे दिल्ली पुलिस के साइबर अपराधों की रोकथाम और जागरूकता के लिए गठित टीम ने गिरफ्तार किया। दिशा रवि को अदालत में पेश किया गया और 5 दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया गया। मामले में प्राथमिकी इस महीने की शुरुआत में 4 फरवरी को दर्ज की गई थी। पुलिस ने इससे पहले गूगल को लिखा था कि वो ग्रेटा द्वारा अपलोड किए गए मूल दस्तावेज भेजे। दिल्ली पुलिस ने दावा किया कि दिशा न केवल टूलकिट गूगल डॉक की संपादक है, बल्कि दस्तावेज का मसौदा तैयार करने और प्रसार की मुख्य षड्यंत्रकर्ता है। इससे पहले 4 फरवरी को दिल्ली पुलिस ने टूलकिट दस्तावेज का संज्ञान लिया था, जिसे ट्विटर पर लगाया गया था। दस्तावेज 26 जनवरी की हिंसा के पीछे की साजिश के निष्पादन का संकेत है। पुलिस ने बताया है कि इस दस्तावेज में भारत के खिलाफ आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और क्षेत्रीय युद्ध छेड़ने का आह्वान किया गया था। अधिवक्ता निकिता जैकब ने पुलिस कार्रवाई के खिलाफ अंतरिम राहत के लिए बंबई उच्च न्यायालय का रुख किया है। दिल्ली पुलिस ने ग्रेटा थुनबर्ग टोलकिट मामले में उसके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया है। निकिता ने अपनी याचिका में तत्काल सुनवाई की मांग की, लेकिन न्यायालय ने इस पर कल सुनवाई के लिए इसे सूचीबद्ध किया है। उत्तराखंड में चमोली जिले के रैणी गांव और तपोवन इलाके से पिछले 36 घंटों के दौरान 16 और शव निकाले गए। इनमें 9 शव तपोवन की सुरंग से और 7 रैणी गांव से मिले हैं। हमारे संवाददाता ने बताया है कि अब तक कुल 54 शव निकाले जा चुके हैं और 150 लोग अब भी लापता हैं। महाराष्ट्र में कल रात जलगांव जिले के यावल तालुका में ट्रक पलटने से 2 बच्चों और 6 महिलाओं सहित 15 लोगों की मौत हो गई और 6 अन्य घायल हो गए। घायलों में 3 की हालत गंभीर है। इनमें से अधिकतर मजदूर थे। ये सभी जलगांव के निवासी थे। देर रात हुई इस दुर्घटना में ट्रक चालक ने नियंत्रण खो दिया और ट्रक पलट गया। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्रक दुर्घटना में मारे गए लोगों के परिवारों के प्रति शोक व्यक्त किया है और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस महीने की 28 तारीख को आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम की 74वीं कड़ी में देश और विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। एक ट्वीट संदेश में श्री मोदी ने लोगों से इसके लिए प्रेरक घटनाक्रमों को साझा करने का आग्रह किया है। जनवरी से मन की बात कार्यक्रम में कला, संस्कृति, पर्यटन और कृषि नवाचार से लेकर विविध विषयों पर प्रकाश डाला था। लोग नमो ऐप या माई गव ओपन फोरम पर अपने विचार साझा कर सकते हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। संयुक्त राष्ट्र महासचिव अंतोनियो गुतरश ने म्यांमा की स्थिति पर गंभीर चिंता जताई है। उन्होंने देश के प्रमुख शहरों में सेना और अतिरिक्त बख्तरबंद वाहनों की बढ़ती तैनाती पर भी गंभीर चिंता व्यक्त की। श्री गुतरश ने म्यांमा की सेना और पुलिस से लोगों के शांतिपूर्ण प्रदर्शन के अधिकार को सुनिश्चित करने को कहा है। उन्होंने सरकारी अधिकारियों, सामाजिक कार्यकर्ताओं और मीडिया प्रतिनिधियों की गिरफ्तारी तथा इंटरनेट और संचार सेवाओं पर प्रतिबंध लगाए जाने पर भी चिंता जताई। म्यांमा में अमेरिका, ब्रिटेन, डेनमार्क, चेक गणराज्य, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया सहित यूरोपीय संघ के दूतावासों ने रविवार को एक बयान जारी कर नेताओं, सामाजिक कार्यकर्ताओं और सरकारी कर्मचारियों की गिरफ्तारी की निंदा की है। इस बीच म्यांमा की नेता आंग सान सूची को आज अदालत में पेश किया जाना था, लेकिन अब उनकी हिरासत 2 दिन और बढ़ा दी गई है। उन पर देश में गैर कानूनी रूप से वॉकी टॉकी आयात करने का आरोप है। इस बीच म्यांमा में बख्तरबंद वाहनों की बढ़ती तैनाती के बावजूद लोगों का विरोध प्रदर्शन जारी है। चेन्नई में इंग्लैंड के साथ दूसरे क्रिकेट टेस्ट मैच के तीसरे दिन भारत ने दूसरी पारी में 8 विकेट पर 237 रन बना लिए हैं। भारत की इंग्लैंड पर कुल बढ़त 432 रन हो गई है। इससे पहले आज भारत ने 1 विकेट पर 54 रन से आगे खेलना शुरू किया। विराट कोहली ने 62 और रोहित शर्मा ने 26 रन बनाए। इंग्लैंड की तरफ से मोइन अली ने 4 विकेट लिए। इंग्लैंड पहली पारी में 134 रन ही बना सका था। भारत ने पहली पारी में 329 रन बनाए थे।
स्पेन के राफेल नडाल ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस टूर्नामेंट के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। नडाल ने आज प्री क्वार्टर फाइनल में इटली के फेबियो फोग्निनी को 6-3, 6-4, 6-2 से हराया। क्वार्टर फाइनल में नडाल का सामना सिसिपास और बेरेटिनी के बीच होने वाले मैच के विजेता से होगा। और अब एक नजर आज के मौसम पर। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में आज सुबह हल्का कोहरा छाया रहा। न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। अधिकतम 29 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा। मुंबई में न्यूनतम तापमान 21 डिग्री सेल्सियस रहा। अधिकतम 31 डिग्री सेल्सियस रहने के आसार हैं। चेन्नई में न्यूनतम तापमान 21 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। अधिकतम 30 डिग्री रहने की संभावना है। कोलकाता में न्यूनतम तापमान 19 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। अधिकतम 31 डिग्री तक जा सकता है। जम्मू में न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। अधिकतम 22 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। श्रीनगर में न्यूनतम तापमान 0 डिग्री सेल्सियस रहा। अधिकतम 16 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। मुजफ्फराबाद में न्यूनतम तापमान 8 डिग्री सेल्सियस रहा। अधिकतम 25 डिग्री सेल्सियस रहने के आसार हैं। समाचार कक्ष से सविता। बांग्लादेश के ढाका में कल वसंत का पहला दिन मनाया गया। इसे पहला फागुन भी कहते हैं। इस अवसर पर कोविड महामारी के मद्देनजर एहतियात बरतते हुए राजधानी के विभिन्न स्थानों पर सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए गए। जातीय बसंत उत्सव परिषद ने ढाका के सोहरावर्दी उद्यान में एक कार्यक्रम आयोजित किया, जिसमें पीली साड़ी और पंजाबी पोशाक में युवक युवतियों ने भाग लिया। बांग्ला कैलेंडर में 2019 में संशोधन किया गया था, जिसके बाद से पहला फागुन वैलेंटाइन दिवस के अवसर पर मनाया जाता है। दिल्ली के आनंद विहार और उत्तर प्रदेश के मऊ के बीच विशेष रेलगाड़ी की शुरुआत की गई है। ये रेलगाड़ी सप्ताह में 2 बार चलेगी। रेल मंत्री पीयूष गोयल ने कल वर्चुअल माध्यम से इस रेलगाड़ी को झंडी दिखाकर रवाना किया। शायरी की दुनिया के बेताज बादशाह मिर्जा गालिब की आज 152वीं पुण्यतिथि है। 1869 में आज ही के दिन दिल्ली में उनका निधन हुआ था। एक श्रद्धांजलि। और भी दुनिया में सुखनवर बहुत अच्छे, कहते हैं कि गालिब का है अंदाज़े बयां। और ये अंदाज़े बयां है दबीरुल मुल्क नजमुद्दौला उर्दू और पारसी के मशहूर शायर असदुल्ला बेग खां का, जिनका तखल्लुस गालिब है और जिन्हें हम सब मिर्जा गालिब के नाम से जानते हैं। आज गालिब की पुण्यतिथि है। आगरा में पैदा हुए और दिल्ली में अपनी जिंदगी गुजारने वाले गालिब आखिरी मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर के दरबार में शाही शायर की हैसियत रखते थे। गालिब की शायरी ऐसी थी जो हर दौर की शायरी रही है और उनके निधन के लगभग 150 साल गुजर जाने के बावजूद आज भी उतनी ही प्रासंगिक है। उनकी शायरी का कमाल ये है कि उनके शब्दों के कई मायने निकलते हैं। एक तरफ वो शायरी की दुनिया के शहंशाह हैं, तो दूसरी तरफ गालिब के खुतूत की दूसरी मिसाल ढूंढे नहीं मिलती। उनकी लिखी गजलों को भारत और उपमहाद्वीप के जगजीत सिंह से लेकर राहत फतेह अली खान तक और सुरैया से लेकर लता मंगेशकर तक न जाने कितने ही गायक गायिकाओं ने गाकर ख्याति प्राप्त की है। हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, बहुत निकले मेरे अरमान, लेकिन फिर भी कम निकले। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। सरकार ने जियो स्पेशल संबंधित दिशा निर्देश जारी किए। प्रधानमंत्री ने आत्मनिर्भर भारत के विजन को साकार करने की दिशा में इसे बड़ा कदम बताया। राष्ट्रीय राजमार्गों पर फास्टैग आज आधी रात से अनिवार्य। देश में कोविड-19 से स्वस्थ होने की दर 97.29% हुई। भारत से भेजी गई कोविड वैक्सीन की 8,70,000 खुराक कल मैक्सिको पहुंची। संयुक्त राष्ट्र ने म्यांमार के प्रमुख शहरों में बल प्रयोग पर गहरी चिंता व्यक्त की। और खेलों में चेन्नई क्रिकेट टेस्ट मैच में भारत ने इंग्लैंड के खिलाफ दूसरी पारी में ताजा समाचार मिलने तक 8 विकेट पर 221 रन बना लिए हैं। विश्व के नंबर 2 खिलाड़ी राफेल नडाल ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस टूर्नामेंट के क्वार्टर फाइनल में पहुंचे। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।